हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास में कोई दो वेक्टर दिया गया है तो उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसके कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक किया जाए, कि अगर हमारे पास में कोई वेक्टर है तो उसकी वैल्यूज ट्रायंगुलर लॉ से कैसे ली जाए और कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का यूज़ हम लोग किसी भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को सॉल्व करने में हम लोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग सिमुलेटर में भी देखेंगे कि जो वेक्टर्स है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वीडियो साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वेक्टर है जो कि ए वेक्टर है, ठीक है, और इसकी कोई एक डायरेक्शन है। फिर हमारे पास में एक दूसरा वेक्टर है जो है बी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर हमारा बी हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि इसका एक रिजल्टेंट है। क्या है? एक रिजल्टेंट है और उस रिजल्टेंट को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे एक ट्रायंगल के फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। तो मैं कैसे लेके आऊँ? तो मैं क्या बोलता हूँ कि बी और ए इन दोनों के साथ में मैं क्या करूँगा, एक रियल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए ये वेक्टर है, अभी इसके साथ में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़ा हुआ है। अगर मुझे इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, डायरेक्शन को तो कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसके साथ में एक रियल नंबर जोड़ता हूँ। कुछ भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए कि लैम्डा, और बी के साथ में मान लीजिए म्यू, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर आपका एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज वी मल्टीप्लाई द लैम्डा, रियल नंबर हम मल्टीप्लाई किए हैं। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दे रहा हूँ तो अगला मेरा जो बनेगा, देखिए इतना लंबा बन जाएगा मस्त, ये इसी के पैरेलल में आगे बढ़ेगा। देखिए इसमें ये वेक्टर पहले ऐसा था, अब ये आगे बढ़ जाएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब ये क्लियर हो चुका है, ठीक। अब देखिए ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको ज्वाइन करना है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि ये ए है, ये कितना है, ए एक्स लैम्डा, सॉरी ए लैम्डा, और ये है बी म्यू, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं आप, म्यू, ठीक है। पॉइंट इसमें क्या है, पॉइंट इसमें ये है कि अगर मैं कोई वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर के साथ में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन को तो चेंज नहीं करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है कि हमारा जो ट्रायंगुलर लॉ है वो वर्क कर पाए अच्छे से। तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ में एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, रियल नंबर, ठीक है। तो दीज आर द आवर रियल नंबर, लैम्डा म्यू, दीज आर द आवर रियल नंबर। तो जब अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये यहाँ पास में और ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये मैं इसको जोड़ता हूं तो ये जो बी वेक्टर है, खाली बी वेक्टर, ठीक है, इसके ये वाला जो वैल्यू है ये इसके पैरेलल ही होना चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि बी के साथ में अगर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन विल नॉट बी चेंज, ठीक है, नहीं तो हमारी वैल्यू जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब समझिए कि ये ए जो मैग्नीट्यूड हमारे पास में निकल के आ रहा है, इसका लिखते कैसे हैं इसको देखिए। तो ए इज ए वेक्टर, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे बोल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों ही अपनी जगह में सही है। नॉर्मली इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है फिर, तो इसका मतलब होता है ए मोड, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं। एन मतलब कि हमें नहीं मालूम प्रेजेंटली कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमको डायरेक्शन नहीं मालूम होता है तो उसको एन के ऊपर में कैप में फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा और ये क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए ट्रायंगुलर लॉ से कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मेरे पास में डायरेक्ट रिजल्टेंट दे दिया है। एग्जांपल देखिए ये एक डायरेक्ट रिजल्टेंट मेरे को दे दिया है ए, और बोल रहा है कि इसके कंपोनेंट को आप ब्रेक करके बताइए। तो इसके कंपोनेंट को कैसे ब्रेक किया जाएगा, देखिए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एडिशन करके एक बार बताया था
और एक गुलेल वाला भी बताया था कि ये कैसे मूव करता है। देखिए अगर ये रिजल्टेंट इस साइड है तो इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए A1 और इसका नाम दे दीजिए A2। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं रिजल्टेंट की, ये XY प्लेन पे है, XY प्लेन। तो इसके जो कंपोनेंट ब्रेक होंगे वो भी किस प्लेन पे होंगे, एक x कंपोनेंट पे ब्रेक होगा, एक y कंपोनेंट पे ब्रेक होगा। तो A1 क्या है, A1 है AX। ठीक है, AX अभी मैग्नीट्यूड है, अभी इसकी डायरेक्शन हम नहीं बताएं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड हो गया AX और डायरेक्शन हो गया A कैप। इस तरीके से A2 को देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया AY और इसकी डायरेक्शन हो गई J कैप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अभी देखिए इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं, इधर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, अभी ये है AY। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाली जाए, तो इसको मैं एज टर्म टू थीटा, मुझे A की वैल्यू निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ऑफ AX एंड AY। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। अगर मैं बोलूं कि मुझे AX A के टर्म पे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो दिस इज अवर थीटा। ठीक है, तो AX वाला जो कंपोनेंट होता है हमारा, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है AX इज इक्वल टू A cos थीटा। ठीक है, ये बेस वाला टर्म होता है, तो बेस वाले टर्म को कॉस के टर्म पे लिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए कॉस कैसे, तो AX इज ए मैग्नीट्यूड एंड A इज ऑल्सो ए मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। ठीक है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसीलिए हम लोग A cos थीटा यहाँ पास में लेते हैं। अब AY को देखिए, ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्म है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस, तो A साइन, सॉरी साइन, माय मिस्टेक, इट इज साइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन। ठीक है, तो देखिए A के टर्म पे AX जो है वो cos थीटा के टर्म पे आ चुका है और AY जो है वो sin थीटा के टर्म पे आ चुका है, मतलब दोनों के दोनों कंपोनेंट को हम लोग थीटा के टर्म पे चेंज कर चुके हैं। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू AX एंड AY के टर्म पे। कैसे निकालना है, तो इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब हम लोग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AX स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे तो AY स्क्वायर और इसको करेंगे तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, अब एडिशन कर दीजिए। एडिशन करने से क्या होगा, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर बन जाएगा और इसको एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए A कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये बचेगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो A स्क्वायर हो गया और ये हो गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो A इक्वल टू आएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और ये बन जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट के फॉर्म है। तो इसको हम लोग किए क्यों है, तो ये सब चीज़ें हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। मान लीजिए कि आपको दो वेक्टर बोल दिया और बोला कि जो मैग्नीट्यूड है, इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसे निकाल के बताइए। तो अगर जब मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखिए कभी भी कोई भी जब वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, दो कंपोनेंट के ब्रेक करने के बाद हम लोग रिजल्टेंट इसकी बात करते हैं जब, तो इसकी दो चीज़ें होती हैं। पहला आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमको मालूम है, ठीक है, एंड जो है हमारा डायरेक्शन बता देगा। अब देखिए इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर में चेंज भी होती है। ठीक है, कैसे, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू ये बताता है थीटा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर जाएगी। तो थीटा निकालने का क्या तरीका है, तो थीटा निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है, tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX। तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स AY अपॉन AX। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। थीटा वैल्यू क्या बताएगा कि जो A रिजल्टेंट हमारा बन रहा है उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब AX की तरफ, मतलब X जो एक्सेस है उसकी तरफ कितना बेंड होगा और Y की तरफ कितना बेंड होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर X का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है,
ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है वो x की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर y का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये रिजल्टेंट जो है वो y की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन बताएगा? ये एंगल बताएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर ax बढ़ गया, ठीक है, ये वैल्यू बढ़ गया तो इस पूरे की वैल्यू घट जाएगी, पूरे की वैल्यू घट गई तो थीटा की वैल्यू भी घट जाएगी। तो देखिए ये इस साइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ax हमारा घट गया तो इसका मतलब ay बढ़ गया हमारा, ठीक है। ay बढ़ गया तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये इस साइड चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर विथ टू कॉम्पोनेंट, मतलब कि 2 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या निकालना है? ये, और आपका जो थीटा है उसके लिए ये, ठीक है। और कंपोनेंट को कैसे लिया जाता है, मतलब कि कोई वेक्टर हमारे पास में दिया है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उसको हम लोग रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक चीज का याद रखिएगा, गलती मत करिएगा इसको। मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर की बात करता हूं, ठीक है, इसके ए एक्स वाले वेक्टर की बात करता हूं, तो इसमें देखिए ये ए एक्स आई है, इसमें से ये जो ए एक्स है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो कैप है, ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसे लिखा कैसे जाता है ये अभी खाली सिंपल बता रहा हूं। अब इसको लिखते कैसे हैं? ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसी तरीके से लिखते हैं यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ। देखिए ए एक्स ए वाई और इन दोनों का सम किएंगे तो ए आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया हमारे पास में? ये वाली वैल्यू आई है यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था। चलिए इसी को हम लोग अब 3 डायमेंशन में करके देखते हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो आपका मोशन इन ए प्लेन के ऊपर है, मतलब कि 2 डायमेंशन के ऊपर में, पर थोड़ा सा इसमें ट्रायंगुलर लॉ का ये जो लॉ है, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है, इसको 3 डायमेंशन में करके ही बताया। बहुत ही छोटा सा है, वैसे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है उसमें से, जो आएंगे क्वेश्चंस वो इसी में से आएंगे, पर बुक में दिया गया है बहुत छोटा सा टॉपिक, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको 3 डायमेंशन में कैसे बनाया जाता है उसको देखिए आप। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा है। देखिए पहला आप इसको x ले लीजिएगा, ये वाला हो गया आपका y और ये वाला हो गया z डायरेक्शन। दिस इज z, दिस इज x और दिस इज y, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट को लिख लेते हैं। तो कंपोनेंट के हिसाब से ये क्या आएगा? ax, ये क्या आएगा? ay और ये क्या आएगा? az, ठीक है। इसके कंपोनेंट को लिखा कैसे जाता है? देखिए अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करूं तो दिस इज i कैप एंड दिस इज j कैप और दिस इज k कैप, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसा बनेगा? देखिए तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पास में बनेगा। इसको सिमुलेटर में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। वैसे जो सिमुलेटर है वो 2D रहने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी वैल्यू में चेंज आ सकता है, बस दिखेगा आपको ऐसे ही, ठीक है। ठीक, तो देखिए दिस इज अवर रिजल्टेंट ए। अब इस रिजल्टेंट के साथ में ये भी एंगल बनाएगा, ये भी और ये भी, तो तीनों एंगल का नाम क्या रखते हैं? तो x के साथ में जो ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा उसका नाम अल्फा, ए वाई के साथ में जो एंगल बनाएगा उसका नाम बीटा, और z के साथ जो बनाएगा उसका नाम गामा, ठीक है। अब मैं जो कंपोनेंट की बात करूंगा वो सब के सब कॉस टर्म की ही बात करूंगा, ठीक है। ये जितने भी एंगल्स मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा ये सब के सब आपके कॉस एंगल ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इसको, ठीक है। ठीक, तो दिस इज अवर रिजल्टेंट, ए इज रिजल्टेंट। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? अगर मैं ए रिजल्टेंट की वैल्यू को लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे इसको लिखूंगा? देखिए इसको इस टाइप से लिया जाता है, ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए कैसे लिखते हैं इसको। अभी मैं अगर इसको लिखूँ तो ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग द वेक्टर एडिशन लॉ के हिसाब से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अभी देखिए 3 डायमेंशन में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो आप बस चीज़ों को समझिए कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब हो गया है ये क्लियर। अब इसको ए के टर्म पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए तो ए जो हमारा वैल्यू है, ए एक्स जो वैल्यू है उसको ए कॉस अल्फा के टर्म पे लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से ए वाई जो है ए कॉस बीटा के टर्म पे लिख सकते हैं। ए जो जेड है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए
कॉस गामा के टर्म पे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग 2 डायमेंशन में लिखे थे, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड के अगर फॉर्मूले की बात करें हम लोग तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, और ए जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब देखिए इस टर्म्स को इससे कंपेयर करेंगे, अगर स्क्वायर में करूं, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर, और ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसी वैल्यू को इसमें लिख के देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको लिखूंगा अगर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखूंगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको लिखूंगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, अंडर रूट में है और ये ए है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, क्योंकि हमको रूट को हटाना है, तो ए स्क्वायर, इसको रूट को हटाएंगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिएगा, अंदर आएगा ए स्क्वायर अल्फा एक्स कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इसमें से ए स्क्वायर कैंसिल, तो पॉइंट ये आता है कि इतना कुछ क्यों किया जा रहा है, ठीक है, कॉस वाले टर्म को ही क्यों लिया जा रहा है, तो इसको इसलिए लिया जाता है कि देखिए ये पूरा कैंसिल होने के बाद कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी आपके कॉम्पोनेंट है रिजल्टेंट के, इसके कोसाइन टर्म जो होगा वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 1 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, यूनिटी मतलब कि 1, आपको 1 मतलब पूरे का सम जो रहेगा वो कॉस्ट जो टर्म रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1, फुल्ली बैलेंस्ड, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, देखिए आई कैप कम, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप का जो मोड होता है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा 1 होती है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट वेक्टर है आई मतलब कि इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करके टॉपिक है उस पर हम लोग और डिटेल में सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर की ही बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसके ऊपर डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फुल्ली डिटेल में इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो दिस इज द रेजोल्यूशन, ये देखिए इसको ट्रायंगुलर लॉ के रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट के फॉर्म में भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इतना छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको कॉम्पोनेंट को ब्रेक करिएगा आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसका क्या बोलते हैं अपना ट्रायंगुलर फॉर्मूला वाला, उसके बाद इसके कॉस कॉम्पोनेंट को ब्रेक करके सिंपल सा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाइएगा और ये यूनिटी वाला फॉर्म आपको आ जाएगा। जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आपको स्पेशली जो पूछा जाएगा वो 2D वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको हम सिमुलेटर में देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, अगर 3 वेक्टर आ जाए तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सिमुलेटर में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिमुलेटर है छोटा सा, इसमें हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले 1 डायमेंशन में देखेंगे, मतलब कि एक्स प्लेन और सिर्फ वाई प्लेन की बात अगर हम लोग करते हैं तब क्या होगा। देखिए तो हमारे पास में एक वेक्टर ले लेते हैं यहाँ से, ये हमारा एक ए वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ आप एरो में पकड़िएगा और इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपका मैग्नीट्यूड इसको बता रहा है और ये एंगल बता रहा है अभी, और ये किस कंपोनेंट है, मतलब एक्स कंपोनेंट है कि वाई कंपोनेंट है। तो ये टोटली अभी एक्स कंपोनेंट में है, वाई कंपोनेंट अभी इसका टोटल 0 है, क्योंकि हम लोग 1D की ही बात कर रहे हैं फिलहाल में, इसीलिए, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये इसका जो डायरेक्शन है वो राइट साइड में डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 11 है, आप यहाँ रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं ये वाला ग्राफ आप, तो यहाँ पास 1 आ रहा है, ठीक है। 10 के बाद एक और, मतलब 11 आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं एक और वेक्टर यहाँ पास में ले लेता हूँ ऊपर में, ठीक है। अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, b का 5 है, इसका भी डायरेक्शन अभी b x डायरेक्शन मतलब इधर डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो देखिए सम कितना आना चाहिए, तो देखिए ये s जो है ये इसका सम है, वेक्टर एडिशन,
अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 16 आया है। ठीक है, तो ये 16 वैल्यू कैसे आया, बहुत ही सिंपल तरीके से आया, 11 और ये आया 5, दोनों का एडिशन किए बन गया 16, सिंपल एकदम। ठीक है, ax प्लस ए वाई, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू भी यहाँ शो करने लग जाता है, और चाहे तो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास में एक और कंपोनेंट को ले आऊं, देखिए अभी सिर्फ x की बात हो रही है, देखिए इसको मैं जैसे यहाँ लेके आऊंगा वैसे इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो 5 और ऐड हो गया इस पे, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए इस पे वेक्टर एडिशन पे ही सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को, डायरेक्शन को चेंज कर दूं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूं, देखिए रिजल्टेंट में भी इफेक्ट आ रहा है। देखिए ये -11 है और ये वाला आपका है +5 +5 +5 +5 10। ठीक है, और ये -11, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट है वो किधर, देखिए हल्का इधर बेंड हो गया, राइट साइड, लेफ्ट साइड में। इसकी वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू होती है उसकी सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसकी, देखिए ये रिजल्टेंट है, इस पे माइनस नहीं दिया गया है, ऐसा इसलिए नहीं दिया गया है कि डायरेक्शन इसके रिप्रेजेंट कर देता है कि इसकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अभी देखिए ax की बात करें तो -15 दिया, पर रिजल्टेंट जो दिया हुआ है वो 15 दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड दिया है वो -15 जरूर है, पर अगर इसको मैं मोड के फॉर्म में लूँ, ठीक है, एक्चुअल खाली मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये 15 है। ये माइनस सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डायरेक्शन है, x की जो डायरेक्शन है उसे नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, पर मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है 15, और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था आपका 1 डायमेंशन में किसी भी रिजल्ट, आपका वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर PHET करके है, आप चाहें तो इसको खुद से भी घर में ट्राई कर सकते हैं। आप गूगल में सर्च मारिएगा PHET करके, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसी को 2 डायमेंशन में देखते हैं, वेक्टर एडिशन को तो ऐसा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। मान लीजिए कि हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इस वेक्टर को बोलते हैं ए वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अभी 10 है। ठीक है, ये अभी 53.1 डिग्री पे रखा गया है। इसका ax की वैल्यू 6 है और ay की वैल्यू 8 है, मतलब यहाँ से यहाँ कॉम्पोनेंट 6, इसको कॉम्पोनेंट को अगर मैं ऐसे लिखूँ, देखिए तो ये x कॉम्पोनेंट इसका 6 है और y कॉम्पोनेंट इसका अभी 8 है। ठीक है, ठीक, इसको हटा देता हूँ थोड़ा। ठीक, अभी देखिए इसी पे मैं एक b कॉम्पोनेंट लेता हूँ और इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा इधर। ठीक, टोटली अभी x पे है ये। ठीक है, और इसका y कॉम्पोनेंट अभी 0 है। इसको देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, इसको अलग से लूंगा, देखिए इसको अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पास में और इसको ऐसे क्लिक करूं तो आपको मिल जाएगा। देखिए y कॉम्पोनेंट दिखाई नहीं रहा और x कॉम्पोनेंट इसके ऊपर में ओवरलैप कर गया, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करूंगा तो दिखेगा, देखिए दिखा। ठीक है, अब इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्लियर करने के लिए। अब देखना है कि यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ये कैसे वर्क करता है, इसका रिजल्टेंट कहाँ आता है। देखिए ये क्लिक किया हम लोग, तो इसका सम जब करिए आप, ये देखिए सम करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है। यहाँ क्या हुआ है इसमें, तो हुआ कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसके रिजल्टेंट को ऐसे लेके आना था मुझे, तो इसका जो एक्चुअल में जो ये एडिशन हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, देखिए इस जगह में आएगी। सबको हटा दीजिए तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ओके, देखिए ए कंपोनेंट इधर और बी कंपोनेंट इधर, और इसका रिजल्टेंट आएगा इस साइड में। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 18.8। अब 18.8 कैसे आया, तो इसमें हम लोग सिंपल सा फॉर्म लगाएंगे। देखिए b है 10 11 और a है 10, तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में करूँ सम, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, और 10 का होता है 100, तो 100 प्लस 121 इक्वल टू 221, और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो मुझे आएगा 14.866। ठीक है, इतना ही आ रहा है हमारा जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है। और देखिए इसको देखिए आप, वैल्यू इसका कुछ चेंज आया लगता है, शायद थीटा में चेंज आ गया क्या।
10 और ये है ठीक। अब आएगा अपना 8 और ये आएगा 11, 80 64 और 121। ठीक है, वो 90 डिग्री के कारण मेरे को लगता है शायद गड़बड़ हो रहा था, डिग्री के कारण चेंज आया कुछ। तो कितना आएगा 121 प्लस 64 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 13.6 और इसकी वैल्यू आई है 13.6। ठीक है, तो वो एंगल में दिक्कत, एंगल के कारण हुआ था ये कि इसका रिजल्टेंट ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, जब मैं इसको इस फॉर्म में चेंज किया था, इसकी डायरेक्शन को चेंज किया था, ये वाले को, ठीक है, ऐसे किया था, तो ये जो कंपोनेंट है ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसके भी दो टुकड़े हो गए थे। देखिए 2 और ये y, मतलब 2 में भी चला गया था और y में भी चला गया था, इसीलिए हमको जो ये रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू में चेंज आया था। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला गलत नहीं हुआ था, बल्कि इसका भी जो कंपोनेंट है वो ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो इसलिए हमारी वैल्यू में चेंज आया था। तो इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ y और इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x पे रखिएगा, तो हमारा इसका रिजल्टेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए इसका रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए मैंने बताया था अगर मैं y इसके b वाले कॉम्पोनेंट को बढ़ाऊँ, ठीक है, x वाले कॉम्पोनेंट जो बढ़ गया तो इसका रिजल्टेंट भी आपका बेंड हो जाता है इधर नीचे की साइड, और अगर मैं इसको घटाऊं तो मेरा रिजल्टेंट भी इधर चेंज हो जाता है और इसका एंगल अप के साइड में मूव कर जाता है। ठीक है, देखिए इसका एंगल कैसे देखा जाता है, ये ऐसे। देखिए इसका जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, ये 41 48 यहाँ पास में ध्यान दीजिएगा इस जगह में। ठीक है, देखिए 38, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल की वैल्यू में चेंज आ जाता है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ, देखिए वैल्यू, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ, देखिए इस टाइप से आप वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मेरा जो एंगल है वो नीचे आते जाएगा। देखिए जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, जब तक y कंपोनेंट है तब तक ये जीरो की फॉर्म में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इसको कम करना है तो मुझे इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा, हल्का सा भी अगर y कंपोनेंट है तो ये नीचे नहीं आएगा। जब ये पूरा कंप्लीटली x हो जाएगा तो देखिए ये फ्लैट हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब चाहें अगर तो इस पे 3 वेक्टर भी जोड़ सकते हैं। देखिए एक ऐसा, ठीक है, दूसरा ले लीजिए एक। देखिए ये ग्राफ सिर्फ 2D को ही रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको 3 डायमेंशन वाला जो वैल्यू दिखाया है वो इस पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूं कि जो रिजल्टेंट है वो किस साइड में आएगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल ग्राफ नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए रिजल्टेंट कैसा बना, इस जगह में बना हुआ है। ठीक है, ये 2D ही है, मतलब कि ये एक प्लेन पे रखा गया ही आपका वेक्टर है। ठीक है, ये x और ये y और ये वाला x y दोनों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए x इसका -11 है और cy इसका -8 है। इसमें z कॉम्पोनेंट अभी बिल्कुल भी नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ax² प्लस ay प्लस az² वाला, अगर इस पर लगाएंगे फॉर्मूला इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से कंपोनेंट को अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए ये वाला इसके x और ये y कंपोनेंट को ब्रेक करता है, ये वाला x को और ये वाला सिर्फ और सिर्फ y को ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास में देखिए वैल्यूज आपको मिल जाएगा इजली। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 3 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ठीक, तो आपको अब ये वेक्टर एडिशन भी समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे किया जाता है। और इसमें देखिए पैरेललोग्राम लॉ भी दिख रहा है क्लियरली थोड़ा सा। देखिए ये आपका वो हो गया, ट्रायंगुलर लॉ वाला एडिशन हो गया। और अगर मैं इसको इस टाइप से करता हूँ, देखिए इसका ये वाला पैरेलल और इसके लिए ये पैरेलल में ऐसे इस टाइप से ये वाला कंपोनेंट इधर चला जाता है, तो इस तरीके से भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ये लैब है, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में पहले से ही रिजल्टेंट अगर दे दिया, मान लीजिए कि ये एक रिजल्टेंट है, ठीक है, इस टाइप से, तो इसके कंपोनेंट को देखना है मुझे, तो कैसे देखूंगा, तो इसका कंपोनेंट को देखना है तो देखिए सम, ये देखिए इसका कंपोनेंट ऐसे ब्रेक हुआ, एक इधर और एक इधर। अगर इसको क्लिक करूंगा तो एक इधर और एक इधर क्लिक हो जाएगा। देखिए ये देखिए
जैसे रिजल्टेंट की वैल्यू को मैं इधर और उधर शिफ्ट किया तो इसके कंपोनेंट देखिए चेंज होता है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन सिमुलेटर है, आप इसको यूज़ करिएगा, आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, वैल्यू को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए वैल्यू को क्लिक करेंगे तो आपको वैल्यू भी दिखाएगा यहाँ पास में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। एंगल देखना चाहते हैं किस एंगल पे मूव हो रहा है, देखिए ये देखिए एंगल को कम करूँगा तो इसका कंपोनेंट ये वाला बढ़ जाता है, ये वाला घट जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ठीक। अब इसी तरीके से लास्ट वाले इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं वेक्टर का एडिशन करता हूँ, देखिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, और इसका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो इसे कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये वाला वेक्टर हमारा जो है उसको आप यहाँ लेके आ जाइएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से चेंज होती है बेस वेक्टर से। ठीक है, अभी इसका 5 है, अब इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ये 10 हो गया। ठीक है, और ये है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर की आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये अभी बी एक्स भी है, बी वाई भी है। अभी ये कंप्लीटली आपका वाई है तो आप इसको कंप्लीटली एक्स बना दीजिए। देखिए ये आपका कंप्लीटली एक्स हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए कि ये 10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो इसका ये कंपोनेंट है एक्स वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, देखिए इसका रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई। इसका रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आई है अभी 14.1 वेक्टर एडिशन के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करेंगे तो सी के वैल्यू आएगा। तो बी वेक्टर हमारा 10 है, ए वेक्टर भी हमारा 10 है, और इस दोनों का एडिशन जब किया जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 14.1। इसको मैंने शायद कैलकुलेटर से भी आपको करके बताया है। देखिए कैलकुलेटर में भी बहुत सिंपल तरीके से 10 10 100 मतलब 100 100 200 हो जाएगा। तो अगर मैं 200 का स्क्वायर रूट निकालूं तो मुझे 14.14 आ रहा है। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू, ये जो सिमुलेटर है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर इसी में मैं इसको माइनस वाला कर दूं, देखिए अभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं माइनस करके देख रहा हूं अगर, तो देखिए मेरा जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए इधर आ गया हमारा वैल्यू। तो इसमें अभी कितना आया, मेरा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो अभी भी ये 14.1 है, सिर्फ और सिर्फ इसके एंगल में चेंज आया है। ठीक है, तो इसका एंगल अभी 135 हो गया है, और जब सम करेंगे तो ये 45 में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले समय में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपके जो फंडे हैं वो और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब लास्ट है, अगर 3 वेक्टर मेरे पास में दे देता है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको इसलिए बताया जा रहा है कि तीनों का जो सम है वो 0 आएगा। इसलिए कि ये जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इसको बैलेंस करने के लिए सी वेक्टर इस साइड में मूव हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जो सम है वो 14.1 है, तो इसलिए इस सी का वैल्यू भी 14.1 आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, देखिए यहां से चेंज करता हूं तो मेरा जो 10 तक ही सिर्फ मैक्स टू मैक्स जाएगा लगता है क्या। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूं, देखिए तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो सी वेक्टर है उसकी वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि इसका सम जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 तक ही जा रहा है, इसका रेंज है। ठीक है, ठीक, देखिए इसमें अलग से भी बहुत सारे काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो काफ़ी काम का चीज़ है। इसको हटाएंगे तो और अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये एंगल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है और ये इससे -135 डिग्री पे है। ठीक है, ये यहाँ से देखिए इस जगह से यहाँ से वहाँ 135 डिग्री वैल्यू है। इसकी वैल्यू को भी आप देख सकते हैं 10 10 14.1। तो आई होप आपको अब ये सिमुलेटर से काफ़ी आपके जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। घर में भी आप इसको ट्राई करिएगा, PHET करके है। ठीक है, फ्री है, सिमुलेटर दिया गया है, आपको अपने हिसाब से इसको करना है। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो
एडिशन ऑफ वेक्टर यूज इन एनालिटिकल मेथड पे हम लोग का रहेगा बेस्ड। तो इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर में कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन को भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल से आपको बेनिफिट होता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।